सो हाय एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे और ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा चैनल दैट इज आवर बायोलॉजी केक वॉक नीट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाता हूँ नीट एग्जाम को लेकर। ओके, यहाँ पर मैं 11th-12th की सारी बायोलॉजी कंप्लीट करने वाला हूँ। लाइक आपको अगर कोई नया टॉपिक पढ़ना है 11th-12th बायोलॉजी से, आप सजेस्ट भी कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। कॉमेंट पे अपनी राय भी जरूर दे सकते हैं, लाइक किस टॉपिक को आप पहले पढ़ना चाहते हैं या फिर कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको सिंप्लीफाई करके मैं आपको पढ़ाऊँ। तो आइए, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हम बहुत अच्छे से देखने वाले हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आइए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअली होती क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिविंग सेल का फीचर होती है। ओके, मैंने यहाँ पर लिख रखा है एनसीईआरटी में पूरी तरीके से मेंशन, चाहे यूकैरियोटिक सेल हो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो। ओके, अगर वो लिविंग है हमारी तो उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलने ही वाली है। पर क्या होता है, जो एब्सेंट का होती है डेड सेल्स के अंदर कभी भी, लाइक एनसीईआरटी में दे रखा है एनाटॉमी ऑफ फ्लाइंग प्लांट, जब आप पढ़ेंगे ट्रैकिड वेसल एंड फाइबर, इसके अंदर हमेशा एब्सेंट होती है। नीट में कई बार ये चीज पूछी भी जा चुकी है। मैं आपको बताने वाला हूँ, लाइक हमारी जो ऐसे करके अगर सेल है, कोई थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ। ओके, मान लीजिए इस तरीके से अगर ये हमारी सेल, ठीक है, तो ये क्या हो गया, लाइक अंदर वाली हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, बाहर वाली हमारी सेल वॉल हो गई। अब हमें मालूम है कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो अंदर का जो एक्वस एनवायरनमेंट होता है और बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है उसे अलग करती है, एज ए बैरियर काम करती है। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, आगे मैं आपको बताऊंगा फॉस्फोलिपिड इन नेचर होती है या फिर लिपिड की नेचर में होती है। तो लिपिड क्या करता है, वाटर को रिपेल करता है, अपने से दूर भगाता है। लिपिड होता है हाइड्रोफोबिक, ठीक है। तो क्या होगा, जो अंदर साइटोप्लाज्म हमारा है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म, इसके अंदर कुछ पानी प्रेजेंट होगा, कुछ और कंटेंट भी प्रेजेंट होगा। लाइक यहाँ पर जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड इन नेचर, लिपिड पानी को रिपेल करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अंदर वाला जो कंटेंट होगा जितना भी या फिर पानी होगा उसे अंदर को रिपेल करेगा। और बाहर वाला सेल वॉल, अब आप कहेंगे सेल वॉल के बीच में पानी कहाँ से है। सेल वॉल जो होती है इस तरीके से होती है, इसके अंदर मैट्रिक्स भरा होता है। सेल वॉल के अंदर जो गैप होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, इजीली पानी एंटर कर जाता है। तो यहाँ पर भी पानी होगा, यहाँ पर भी पानी होगा, या फिर जो भी कंटेंट होगा उसके अंदर पानी मिक्स होगा, ठीक है। तो क्या करती है, बाहर वाला जो वाटर या फिर एक्वस एनवायरनमेंट होता है, जो कंटेंट होता है पानी में घुला, उसे अलग करती है। तो इस तरीके से हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बैरियर की तरह काम करती है। अंदर का जो एनवायरनमेंट होती है उसे अलग रखती है, बाहर वाला अलग रखती है। तो इस तरीके से एज ए बैरियर काम करती है। आप समझ में आया? तो मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट इन लिविंग सेल्स, कोई भी लिविंग सेल हो, यूकैरियोटिक हो, प्रोकैरियोटिक हो, माइकोप्लाज्मा, आर्की, बैक्टीरिया, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स, सब में हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलने वाली है। एब्सेंट कहाँ होगी, ट्रैकिड वेसल एंड फाइबर के अंदर होने वाली। तो अब क्या है, डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। एक एनसीईआरटी कहती है 1950s के टाइम पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया। इससे पहले आप एक चीज जान लें, 1950s के टाइम पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, और जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से अगर हम कहीं देख सकते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर ही देख सकते हैं, सिंपल या कंपाउंड से भी नहीं देख सकते हैं। क्योंकि अगर ये मैंने यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई, ठीक है, ये सेल के अंदर अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है एक लाइक नैनोमीटर के उसमें होता है, ठीक है। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ सॉरी 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। तो इस रेंज में हमारा स्ट्रक्चर होता है, उसका क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो हम ऐसे सिंपल या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख ही नहीं सकते, इसे हम देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से। जो हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था वो 1950s के टाइम पर कहीं आया, उससे पहले हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एनालिसिस चालू कर दी। तो हम क्या कर सकते हैं, हम स्ट्रक्चर को तो ऐसे जाकर देख नहीं सकते, किससे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, क्योंकि वो हमारे पास है ही नहीं। कंपाउंड अगर सिंपल है उसका काम है नहीं यहाँ पर, क्योंकि हम देख ही नहीं सकते, क्योंकि नैनोमीटर की रेंज में प्रेजेंट है। कंपाउंड जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है वो दिखाता नहीं। तो अब क्या है, इन्होंने क्या किया, उस टाइम पे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या, जब तक हम क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को उठाएंगे, उस प्लाज्मा को, लाइक कोई हमारे पास सेल है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसे उठाएंगे, किसी तरीके से तोड़ेंगे, बाहर निकाल लेंगे और कुछ केमिकल्स के साथ रिएक्ट करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी पता चल जाएगी। लाइक इसके अंदर लिपिड प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, या फिर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, तो वो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी तो शो करेगा। इस तरीके से उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आने से पहले ही केमिकल स्टडी स्टार्ट कर दी। अब जो इन्होंने सेल उठाई, उस आरबीसी उठाई, रेड ब्लड सेल को उठाया ताकि हम उसकी स्टडी कर सकें। इसका भी बहुत मेन रीजन है, लाइक आरबीसी को क्यों उठाया, या आरबीसी को ही क्यों उठाया, और कोई सेल भी तो उठा सकते थे। पूरी सेल के अंदर इतने सारे, पूरी बॉडी के अंदर इतने सारे सेल्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आरबीसी क्यों चुना, इसका बहुत ही मेन रीजन है, ठीक है। अगर और कोई सेल उठाते तो इतनी अच्छी और सटीक स्टडी हो ही नहीं पाती, लोगों को इतना अच्छा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पता ही नहीं चलता, ठीक है। क्या है, लाइक मैं आपको बता दूं, ये अगर हमारे पास आरबीसी का मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ किया है, आरबीसी। अब क्या है, उन्हें पढ़ना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और वो भी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ने जा रहे हैं हम, ठीक है। अब क्या होता है, हमारा आरबीसी जो होता है उसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट,
ER या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट, गोल्जी बॉडी एब्सेंट, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ लाइक यहाँ पर जो चारों के चारों ऑर्गेनल होते हैं इनके खुद की मेम्ब्रेन होती है, कोई डबल मेम्ब्रेन होता है, कोई सिंगल मेम्ब्रेन होता है, लाइक हमारा न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होता है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है। तो आप देखने जा रहे हैं लाइक हमारे पास ये सेल है, मैंने इसके फ्रेगमेंट किए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, अंदर वाला भी टूटकर हिस्सा आ गया, तो हम सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अच्छे से नहीं पढ़ सकते ना। अब हमने ऐसा सेल उठाया लाइक RBC जिसके अंदर कुछ है ही नहीं। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो जैसा कि हमने देख लिया लाइक हमारी जो RBC थी उसी को ही क्यों चुना गया यहाँ पर स्टडी करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमें मालूम है लाइक इसके अंदर ना तो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ना ER प्रेजेंट है, गोल्जी बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया सबकी सब एब्सेंट है। तो क्या है, प्योरली फिर इंटैक्ट फॉर्म में या फिर प्योर फॉर्म में इसके RBC का जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी स्टडी कर सकते हैं। लाइक होता है क्या, अगर इसके अंदर कोई ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती वो भी आ जाता, उसकी मेम्ब्रेन की भी स्टडी हो जाती। तो ओरिजिनल जो केमिकल एनालिसिस थी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की RBC की वो नहीं हो सकती थी, क्योंकि कोई और अगर आप यहाँ पर सेल उठाते हैं तो उसके साथ कोई ना कोई ऑर्गेनेली अंदर प्रेजेंट होगा, उसकी मेम्ब्रेन भी आ जाना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जब अंदर कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही स्टडी होने वाली है यहाँ पर। तो जैसा कि यहाँ पर हम RBC हमने देख लिया था, लाइक RBC की स्टडी क्यों की गई थी, क्योंकि RBC के अंदर कोई भी ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं है, तो प्योर या फिर इंटैक्ट फॉर्म में इसकी सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी कर लेते हैं। लाइक यहाँ पर अगर इसके अंदर कोई ऑर्गेनेली प्रेजेंट है उसके अंदर भी मेम्ब्रेन होगी तो उसका भी केमिकल एनालिसिस हो जाएगा। तो प्योर एनालिसिस अगर मेम्ब्रेन की करना है तो RBC ही चुना गया, क्योंकि और किसी सेल के अंदर भी ऑर्गेनेली होंगे, उनके भी मेम्ब्रेन होंगे। तो सिर्फ और सिर्फ अगर प्योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हमें स्टडी करना है तो RBC को ही चुन सकते हैं, क्योंकि अंदर वाले ऑर्गेनेली की हमें मेम्ब्रेन नहीं चाहिए स्टडी करने के लिए। तो हमने स्टडी किया, फिर केमिकल एनालिसिस किया, तो यहाँ पर लिपिड हमें पता चला कि 42% प्रेजेंट है, 52% है, 8% रिमेनिंग जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। ओके, तो जो मेन कंपोनेंट होते हैं यही दोनों होते हैं, जो हमारी लिपिड की बाइलेयर बनेगी, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो मैं आपको बता दूं लाइक यहाँ पर जो लिपिड लिया है, मेन लिपिड एनसीईआरटी मेंशन करती है, दैट इज फॉस्फोलिपिड। कौन सा? अब मैं आपको एक मेन चीज बता दूं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सब पढ़ते हैं, लाइक दिमाग में क्यों नहीं बसती, क्योंकि फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर ही नहीं जानते। ओके, तो मैं आपको फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर पहले बताऊंगा, फिर बाद में बता दूंगा कहाँ से चीजें आपको छोड़ना है, क्या याद रखना है, ठीक है। अगर आप फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर थोड़ा सा आप देख लेंगे, एंड में आपको पूरी तरीके से पता चल जाएगा ये बाइलेयर बनी क्यों, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं एक्चुअली फॉस्फोलिपिड हमारा होता क्या। सबसे पहले आपको देख लें यहाँ पर CS2 ऑर्गेनिक है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा क्या चीज छोड़ना। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको दिमाग में बैठाने वाला हूँ कि बाइलेयर बनती कैसे। CS2OH, CHOH एंड दिस इज CS2H। तो ये हमारा ग्लिसरॉल होता है। क्या होता है? ओके, ग्लिसरॉल होता है। और यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से हमारा फैटी एसिड एक प्रेजेंट होता है, ये मिलकर बनाने वाले। तो होता है क्या, लाइक ऊपर वाली आप देख सकते हैं कार्बन फर्स्ट, सेकंड एंड दिस इज थर्ड। तो फर्स्ट कार्बन पे क्या होगा, हमारा ऐसे करके फैटी एसिड लगेगा आगे, दूसरे पर लगेगा, एक क्या होता है फॉस्फेट यहाँ लगता है आगे थर्ड पर, तब जाकर हमारा फॉस्फोलिपिड बनने वाला है। तो मैं आपको बता दूं किस तरीके से बनता है। तो आप ये ऐसे देख सकते हैं, CS2OH, CHOH एंड दिस इज CS2OH। अब क्या हुआ, आप इस तरीके से देखें, लाइक हमारा OH यहाँ है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप होता है बनाने वाला हूँ यहाँ पर OH एंड दिस इज हाइड्रोकार्बन चेन। आप इस तरीके से देख सकते हैं, लंबी सी एक हाइड्रोकार्बन की चेन होती है जो कि पानी में घुलने नहीं देती। आगे मैं आपको बताऊंगा इस तरीके से OH C। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे ही तो लिखते हैं, लाइक अब क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे ही तो लिखेंगे OH या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड C+OH। यही होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप जो होता है, वही मैंने आपको यहाँ पर बनाया, ठीक है। फैटी एसिड के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप आएगा वो मैंने आपको बताया। यहाँ पर हमारा जो फॉस्फेट है तो उन्हें क्या वाला है, यहाँ पर हमें मालूम है ये क्या है एल्कोहल, ये क्या है एसिड। एसिड और एल्कोहल जब फॉर्म होते हैं, क्या जब आपस में रिएक्ट करते हैं एस्टर बॉन्ड फॉर्म होता है, एस्टर की फॉर्मेशन होती है। तो क्या है, यहाँ पर से हम क्या करेंगे -H2O कर देंगे, -H2O। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर से पानी निकला, यहाँ पर से पानी निकला, ये H रिमूव हो जाएगा, इसकी जगह पर हमारा फॉस्फेट लगने वाला है, ठीक है। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मत देखें, मैं आपको बताने वाला हूँ जो स्ट्रक्चर आगे बनने वाला है उसकी बेसिक बता रहा हूँ। जब आप ये चीज़ समझ लेंगे स्ट्रक्चर आपके दिमाग से नहीं निकलेगा, ठीक है। तो एक मिनट में आपको इधर वाला इरेज कर देता हूँ। तो अब हमारा आने वाला है फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हमारी लंबी सी एक हाइड्रोकार्बन की चेन CHO C++O, ये इस तरीके से CS2, फिर हमारा O और फिर ये फॉस्फेट आया,
ठीक है। तो आप देखेंगे अभी आपने अगर थोड़ा से भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी तो होता क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी लिपिड की बाइलेयर होती है। तो हमारा ये स्ट्रक्चर अगर आप नॉर्मली बनाएंगे, आसान फॉर्म में अगर बनाते हैं तो हम उसे इस तरीके से शो कर देते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ये जो हेड होता है वो ये वाला रीजन हेड लिया जाता है स्ट्रक्चर में से, जबकि ये दो टेल होती हैं। तो एक्चुअली स्ट्रक्चर ये होता है, हम बनाते क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं, सिंपली ये शो कर देते हैं। आपको ये चीज कोई बताता ही नहीं कि लाइक स्ट्रक्चर आया कहाँ पर से, स्ट्रक्चर यहाँ पर से आया। तो इसे हम क्या कहते हैं, लाइक ये वाला जो है हमारा हेड है जो कि होता है पोलर। पोलर का मतलब होता है वाटर लविंग या फिर हाइड्रोफोबिक। अब वाटर लविंग या फिर पोलर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर फॉस्फेट प्रेजेंट है, फॉस्फेट पर कुछ ना कुछ नेगेटिव चार्ज होने वाला है, तो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ इजीली डिसॉल्व हो जाएगा या फिर वाटर के मॉलिक्यूल के तरफ अट्रैक्ट होगा वो चीज, ठीक है। अब लेकिन ये क्या होता है, जो यहाँ पर दो टेल प्रेजेंट है वो हाइड्रोकार्बन नेचर, हाइड्रोकार्बन जो होता है जहां पर भी आता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर हो जाने वाला है या फिर नॉन पोलर नेचर हो जाने वाला है, वाटर से दूर रहेगा या फिर वाटर को रिपेल करेगा। तो ये दोनों हमारी जो टेल प्रेजेंट है यहाँ पर, टेल का मतलब यहाँ पर ये पूंछ, नॉन पोलर इन नेचर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये मेन स्ट्रक्चर होता है फॉस्फोलिपिड का। अगर ऊपर वाली चीजें अगर आप ना याद रखना चाहिए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको सिर्फ उसे बताने वाला था। ये कैसे आया हमारा, ये इस तरीके से आया कि ऊपर वाला हेड है, नीचे वाला टेल है। हेड पोलर होगा क्योंकि हाइड्रोफिलिक होगा, वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाए, जबकि टेल हमारी नॉन पोलर होगी या फिर हाइड्रोफोबिक होगी, वाटर से दूर रहना चाहेगी, वाटर के एनवायरमेंट पे जाना ही नहीं चाहेगी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से अरेंज होता है। तो इस तरीके से अगर आप फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर जानते हैं ना तो पूरा सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है आपको। अब मैं आपको बता दूं किस तरीके से हमारी लिपिड की बाइलेयर होती है, ठीक है। अपने आपको इस तरीके से अरेंज करता है। यहाँ पर जो फॉस्फोलिपिड होता है, देखिए मैं आपको यहाँ पर एक बनाकर भी रख देता हूँ इस तरीके से। आप देखें जो हमारी टेल होती है नॉन पोलर इन नेचर, ओके, नॉन पोलर इन नेचर, और ये हमारा जो हेड होता है दैट इज आर पोलर इन नेचर या फिर हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग होता है, ठीक है, वाटर की तरफ अट्रैक्ट होने वाला है। तो अब क्या होता है, लिपिड की ऐसे बाइलेयर बनती है, ठीक है। आप ये देखें तो यहाँ पर क्या है, जो टेल है नॉन पोलर इन नेचर, हाइड्रोफोबिक है, पानी से हमेशा दूर रहेगी। तो इसने अपने आप को क्या किया, लाइक इसे एग्जांपल ले लिया, इसे आप देखेंगे किस तरीके से इसने अपने आप को अरेंज किया ताकि ये वाटर के कांटेक्ट में ना आए। इधर देखेंगे दूसरा फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है, इधर दूसरा प्रेजेंट है, और नीचे भी फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है, तो कहीं से वाटर के कांटेक्ट में आ ही नहीं सकती। ऊपर वाला जो हेड है वो हमारा तो पानी के पास जाना चाहेगा क्योंकि हाइड्रोफिलिक है, समझे आप। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर क्यों बना, बाइलेयर इसीलिए बनी क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोफोबिक पार्ट है, एक हाइड्रोफिलिक पार्ट है। हाइड्रोफिलिक क्या चाहेगा, पानी के पास जाऊं, हाइड्रोफोबिक चाहेगा कभी पानी के पास ही ना जाऊं, वाटर हेटिंग पार्ट है। तो जाकर हमारी ये बाइलेयर बनती है क्योंकि स्ट्रक्चर का ये मेन खेल है। अगर ये स्ट्रक्चर ना होता तो कभी यहाँ पर बाइलेयर बनती नहीं। तो मैं आपको बता दूं लाइक किस तरीके से हमारा ये पूरा अरेंज होता है। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बताना चाह रहा था यहाँ पर कि ऐसा स्ट्रक्चर बना क्यों। तो उसका रीजन ये कि हाइड्रोफोबिक जो टेल होती है वो कभी पानी के पास जाने जाती है, इस तरीके से खुद को अरेंज करेंगी लाइक पानी के पास जा ना सके या फिर खुद को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम वाटर। ये एनसीईआरटी मेंशन कर रखा है। तो होता है क्या, यहाँ पर मैंने आपको बताया मेन कंपोनेंट लिपिड होता है, दूसरा प्रोटीन होता है। तो यहाँ पर लाइक इस तरीके से बता दूं। अब मैं आपको प्रोटीन के बारे में कुछ बता देता हूँ थोड़ा पहले। प्रोटीन क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कि कौन कितना जल्दी एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, कि कौन कितना जल्दी निकल जाएगा। लिपिड के अंदर प्रोटीन फंसे होते हैं ना, जो प्रोटीन इजीली निकल जाएगा या फिर ऊपर होगा उसे पेरिफेरल प्रोटीन कहेंगे, जो थोड़ा मुश्किल या फिर डिफिकल्टी होगी चीज निकालने में उसे कहेंगे इंटीग्रल या फिर अंदर फंसा हुआ प्रोटीन, ठीक है। तो एक हमारा हो जाता है ए पेरिफेरल प्रोटीन, बी हमारा हो जाता है इंटीग्रल प्रोटीन, ओके, इंटीग्रल प्रोटीन। अब ये मैं आपको बताने वाला हूँ स्ट्रक्चर में दोनों चीजें आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी जब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से देखें हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया इंटीग्रल, अंदर फंसा हुआ प्रोटीन, ओके। आप देख सकते हैं एक हो गया ये इम्बेडेड प्रोटीन, एक मैंने बोला पेरिफेरल, दूसरा इंटीग्रल। इंटीग्रल में भी दो पार्ट होते हैं, टोटली बरीड, पार्शियली बरीड। जो थोड़ा सा फंसा होगा दैट इज पार्शियली इम्बेडेड या फिर पार्शियली बरीड, जो बहुत ज्यादा लाइक ये वाला जो हमारा है, दोनों इंटीग्रल है, अंदर फंसे। ये टोटली इंटीग्रल है, ये पार्शियली इंटीग्रल है, मींस आधा फंसा हुआ। अब क्या होता है, एक पेरिफेरल का भी नाम लिया था मैंने आपको, यहाँ पर हमारा पेरिफेरल प्रेजेंट होगा। ये हो गया इंटीग्रल, जिसमें भी ये पार्शियली इंटीग्रल हो गया, पार्शियली इम्बेड कर रखा है इसने लिपिड के बाइलेयर के अंदर। पार्शियली इम्बेड लिख लो या फिर बरीड लिख लो, बात भैया, इम्बेडेड, दिस इज टोटली। तो
इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। दिस इज पेरिफेरल और ये हमारे इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं। तो मेनली हमारा जो स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से पूरा प्रेजेंट होता है। लाइक हमारी लिपिड की बैलेयर होती है, उसके अंदर हमारे ये प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। अब मैं आपको बता दूं फ्लूइडिटी क्या होती है, ठीक है, लिपिड क्या होता है। लाइक आप जब पढ़ेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जब मैं आपको बताऊंगा, वहां पर उन्होंने बोला था लिपिड का जो नेचर होता है, लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो नेचर होता है, सिंगर निकोलसन ने बोला था क्वासी फ्लूइड होता है। क्वासी फ्लूइड का मतलब जेली लाइक, सेमी सॉलिड। जेली के अंदर क्या है, लाइक आप यहाँ पर कोई वेसल है, ठीक है, जेली के अंदर अगर मैं मार्कर डालूं तो मार्कर ऐसे हो सकता है, सॉलिड नहीं हो सकता। दो मैंने ईंट रखी ऐसे करके, उसके अंदर मार्कर फंसाया, कभी तो नहीं होगा। जेली के अंदर ऐसे हो सकता है, तो इसे कहते हैं फ्लूइडिटी। तो यहाँ पर क्या होता है, लाइक हमारी उन्होंने बोला था, क्या बोला था, लाइक हमारा इस तरीके से अगर बहुत बड़ा ओशियन है, ओशियन के अंदर लिपिड प्रेजेंट है, लिपिड के अंदर कहीं कहीं पर प्रोटीन प्रेजेंट है, तो क्या कर सकते हैं, प्रोटीन ऐसे मूवमेंट कर सकते हैं। दिस कॉल्ड लेटरल मूवमेंट, के साइड से ऐसे मूवमेंट कर सकते हैं। जितनी अच्छी मूवमेंट होगी उतनी अच्छी फ्लूइडिटी होगी, या एबिलिटी ऑफ दिस लेटरल मूवमेंट इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। तो उन्होंने ये बोला था, मैंने आगे जा आपको वो पढ़ाऊंगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बाय सिंगर एंड निकोलसन, तब आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझाने वाला हूँ। तो आप यहाँ तक आप स्ट्रक्चर देखें, लाइक हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है किस तरीके से अरेंज होता है, क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है। एनिमल सेल के अंदर मैं आपको बता दूं, एनिमल सेल एंड माइकोप्लाज्मा के अंदर एक एक्स्ट्रा चीज भी होती है, कोलेस्ट्रॉल। इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल, ओके। कोलेस्ट्रॉल प्लांट सेल में कभी भी नहीं होता। तो यहाँ पर ये भी एक लिपिड हो गया, जो मेन लिपिड होता है फॉस्फोलिपिड होता है। अगर लिपिड पूछें तो कोलेस्ट्रॉल भी हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, लेकिन एनिमल सेल माइकोप्लाज्मा में होता है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से हमारा ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसे हम बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, लिपिड मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू गाइस।